हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, चैप्टर 3, क्लास 11th, बिजनेस स्टडीज़। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की या फिर वेरियस टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की। इन द लास्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अंडर प्राइवेट सेक्टर्स, कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं वो क्या क्या थे, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो जैसा हम सब जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही एंटरप्राइजेस जो हैं वो वर्क करते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स भी और पब्लिक सेक्टर्स भी, मतलब हमारे प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड हैं और पब्लिक सेक्टर भी इंक्लूडेड हैं। तो लास्ट चैप्टर में तो हमने डिस्कस किया कि फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, कि प्राइवेट सेक्टर के कितने फॉर्म्स थे, लाइक पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड प्राइवेट कंपनीज। अभी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज, इसमें हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज की, कि पब्लिक एंटरप्राइजेज के क्या क्या फॉर्म्स हैं और ग्लोबल एंटरप्राइजेज क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों सेक्टर्स जॉइंटली वर्क करते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ऑन्ड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या कोई भी सिंगल पर्सन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या होगा, हमारा प्राइवेट सेक्टर होगा। मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मिल करके जब किसी पर्टिकुलर फॉर्म को स्टार्ट करते हैं, उसका क्रिएशन करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे प्राइवेट एंटरप्राइजेस। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली एक्सेट्रा। सेकेंड जो है हमारा पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो हम बात करते हैं जिन सेक्टर्स की, उन सेक्टर्स को प्रॉपरली या फुल्ली, पार्शली जो है गवर्नमेंट रन करती है। मतलब उसका पूरा ऑनर, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ओवरऑल जो रहता है वो पूरा गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। तो इसलिए हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों को थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। प्राइवेट जिसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन करते हैं, और पब्लिक सेक्टर्स जिस पब्लिक सेक्टर को या फिर जिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है, जिसमें गवर्नमेंट जो है एज अ कंट्रोलर, एज अ ऑनर, एज अ मैनेजर जो है, या फिर एज अ फाइनेंसर जो है गवर्नमेंट रहेगी, जिसमें मतलब ऑनरशिप जो है वो मस्ट की वो गवर्नमेंट की ही है। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से या फुल्ली जो है गवर्नमेंट के हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉर्म्स ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस या फिर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर के 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। तो अगर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, तो ये तीनों फॉर्म्स जो हैं वो प्रॉपर फुल्ली गवर्नमेंट के रहते हैं। मतलब कि जिसमें ऑनरशिप जो होती है वो हमेशा से जो है वो गवर्नमेंट की रहती है। जैसे हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर, जिसका पूरा का पूरा जो रोल रहता है, जिसमें फुल्ली गवर्नमेंट का रहता है। जैसे हमारी इंडियन आर्म्स हो गई, रेलवे हो गया, इस टाइप से जिसमें फुल्ली जो है गवर्नमेंट ही इसको फाइनेंस करती है, गवर्नमेंट ही अपने तरीके से उसको रन करती है और गवर्नमेंट ही अपने तरीके से उसको कंट्रोल करती है। सेकेंड हमारा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो हैं ये भी फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का पार्ट है, कि सेकेंड जो है हमारा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है वो भी एक जस्ट नॉर्मल गवर्नमेंट का पार्ट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले पर्टिकुलर किसी एक्ट को रेगुलेट करना होता है, और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो रन की जाती है वो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट एक्ट, उस एक्ट के बिहाफ पर उसको कंट्रोल किया जाता है, या फिर उस एक्ट के बिहाफ पर ही उसको प्रोसीड किया जाता है। तो इसलिए हम उसको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस कहते हैं। जैसे LIC हो गया या फिर कोई भी बैंकिंग एक्ट हो गए, तो पहले की कोई एक्ट रेगुलेट होगा और बाकी जो उसके फॉर्म्स हैं, उसकी जो कंपनीज़ हैं या फिर जो कॉरपोरेशंस हैं, उस एक्ट के बिहाफ पर ही जो है वो रन किए जाएंगे। तो क्लियर हो गया कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो फुल्ली गवर्नमेंट का पार्ट है, सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। सबसे पहले जब कोई भी फॉर्म्स नहीं होती थी तब सिर्फ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो होता है, गवर्नमेंट कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का पार्ट रहता है 51% या फिर
मोर देन 51%। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर का पहला फॉर्म, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे एनिशियंट पार्ट जो है। तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है, कि पब्लिक इंटरप्राइजेस का सबसे पुराना मतलब कि फॉर्म है, सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म है, जिसको आज भी कंटिन्यू किया जा रहा है या फिर जो आज भी कंटिन्यू है। तो दीज इंटरप्राइजेस आर इस्टेब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर कंसीडर्ड पार्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मिनिस्ट्री इटसेल्फ। मतलब कि इन डिपार्टमेंट्स को बनाने के लिए सबसे पहले एक मंत्रालय बनाया जाता है, मतलब एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, और जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बनाई जाएगी वो मिनिस्ट्री अपने डिपार्टमेंट के वर्किंग्स को पूरा मैनेज करेगी। उसकी जो भी वर्किंग क्राइटेरिया होंगी वो उसके लिए मतलब उसकी ऑब्लिगेशंस बनती हैं। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, तो जितनी भी रेल्स हैं, रेलवे डिपार्टमेंट हैं, तो रेलवे डिपार्टमेंट के लिए पहले एक रेलवे मिनिस्ट्री बनाई जाती है। उस मिनिस्ट्री में जो भी हमारे चीफ रेलवे मतलब हमारे जो रेलवे मिनिस्टर होंगे या फिर सब रेलवे मिनिस्टर्स होंगे, तो एक कमेटी को, एक मिनिस्ट्री को पहले गठित किया जाता है और उस मिनिस्ट्री के बिहाफ पर ही उस पूरे डिपार्टमेंट को रन किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ मैंने बताया कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर इंडियन रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन। ये सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जो ईजिली नहीं क्रिएट किए जाते, मतलब ये गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट ही इसको रन करेगी, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मिनिस्ट्री, मतलब कि जो उसको रन जो करेगा या फिर जिसके बिहाफ पर रन की जाएगी वो मिनिस्ट्री की पूरी ऑब्लिगेशंस होंगी। मिनिस्ट्री जो है उसके लिए आंसरबिलिटी, उसकी आंसरबिलिटी बनती है। जितना भी अगर किसी भी टाइप का लॉस होता है या फिर किसी टाइप के मिस हैपनिंग हुई तो उसके लिए दैट मिनिस्टर, मतलब जो मिनिस्टर है वो उसके लिए अकाउंटेबल होगा, और जो पूरी ओवरऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो उस अपनी वर्किंग्स के लिए, अपनी प्रोसीडिंग्स के लिए अकाउंटेबल होगी। तो इसलिए हम इसको सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ट्रेडिशनल। कंडीशन क्या है इसकी कि गवर्नमेंट इसमें पूरा का पूरा बजटिंग करती है, मतलब जितना भी फाइनेंस का है वो ये फॉर्म्स जो हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट अपने बजट से इसमें पैसा लगाती है और जितना भी मतलब अपने ट्रेजरी से उसमें अपने इसमें पैसा लगाती है, और जितना भी इसका प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट पूरा का पूरा अपनी तरफ ले लेती है। मतलब कि गवर्नमेंट का एक अपना पर्सनल पार्ट है ये, इसमें वो किसी भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को या फिर प्राइवेट एंटरप्राइजेस को इन्वॉल्व नहीं होने देगी। अगर अभी तो प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटाइज्ड हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट का एक मतलब पर्टिकुलर रोल है जिसमें वो अपना पूरा का पूरा जो है कंट्रोल रखती है। तो सारा का सारा पैसा जो है मतलब वो जितना भी उसका फाइनेंसिंग फंड है, तो फंड जो है वो गवर्नमेंट अपने ट्रेजरी से लगाती है, और जितना भी इसका प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो है गवर्नमेंट की ही ट्रेजरी में वापस चला जाता है। तो मतलब गवर्नमेंट का अपना खुद का ये डिपार्टमेंट है। अगर हम बात करें फीचर्स की, फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो सबसे पहले पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, the ultimate authority lies with the concerned ministry who is responsible for the parliament और state legislature। चाहे ये स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर आती हों, चाहे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हों, इसमें एक मैंने बताया कि पहले एक मिनिस्ट्री कंसर्न की जाएगी, एक मिनिस्ट्री बनाई जाएगी जिसमें कुछ मिनिस्टर्स भी होंगे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स हों चाहे वो सब मिनिस्टर्स हों। तो वो मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपनी अथॉरिटी के लिए पूरा अकाउंटेबल रहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो खुद से तो नहीं पूरा सबको कंट्रोल कर सकती। जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, तो प्रधानमंत्री जी तो नहीं खुद से आकर के रेलवे डिपार्टमेंट को पूरा एनालाइज करेंगे। तो उन्होंने अपनी एक कमेटी बना दी कि हाँ रेलवे डिपार्टमेंट बनाया गया या फिर रेलवे मिनिस्टर्स बनाए गए, और वो मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी पूरी अथॉरिटी को, पूरे डिपार्टमेंट को, पूरी मिनिस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट का खुद का एक सेल्फ पार्ट है। सेकेंड बात करें गवर्नमेंट फाइनेंसिंग की, तो मैंने कहा द फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइज कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब गवर्नमेंट के खजाने से इसमें पैसा आता है। जो भी बजट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट अपने पास से इसको फाइनेंस करती है, और जितना भी रेवेन्यू इससे अर्न किया जाता है एंड द रेवेन्यू अर्न बाय दिस इज ऑल्सो पेड बाय इनटू द ट्रेजरी। जो भी रेवेन्यू इसमें से बचता है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में वापस स्टोर कर दिया जाता है। तो इसकी मतलब प्रॉपर जो फाइनेंसिंग है वो गवर्नमेंट की है, मतलब गवर्नमेंट ही जो इसमें फाइनेंसिंग करेगी। थर्ड
accounting and auditing, the undertaking is subject to the normal budgeting, accounting and auditing, मतलब कि यहाँ पर जो भी है, मतलब अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो होती है वो भी प्रॉपर गवर्नमेंट के ही इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पर होगी, मतलब जो भी उनके ऑडिटर्स होंगे या अकाउंटेंट होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ही अथॉरिटिव होंगे वो, तो इनकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम भी जो है वो भी गवर्नमेंट का है। इसमें भी कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, कोई भी प्राइवेट ऑडिटर या फिर कोई भी थर्ड पर्सन जो है आकर के इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करें सिविल सर्विसेज कोड, तो द एंटरप्राइजेज मैनेज बाय सिविल सर्विसेज whose method of recruitment and service condition are the same as for other, मतलब जो भी हमारी जो सिविल सर्विसेज कोड है, मतलब जो भी हमारी रिक्रूटमेंट है या फिर सिलेक्शन है या फिर एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है या फिर जो भी एम्प्लॉय इसमें इनरोल्ड होते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो किसी भी पर्टिकुलर एक अथॉरिटिव एग्जाम्स को क्रैक करके या फिर सिविल सर्विसेज कोड के बिहाफ पर ही आते हैं, जैसे IAS, IPS, IFRS, तो ऐसे बहुत सारे, मतलब कि पूरी जो इनकी कंडीशन है रिक्रूटमेंट की, प्लेसमेंट की और सिलेक्शन की, तो पूरा प्रॉपर जो है वो हमारी सिविल सर्विसेज कोड पर ही किया जाता है। तो ये इसके फीचर्स, मतलब कि जो भी है कि सिविल सर्विसेज कोड के बिहाफ पर ही जो है इनको पूरा किया जाएगा। जैसे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग था, तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी जो है वो थर्ड पर्सन कोई भी आकर के इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जो भी अकाउंटिंग ऑडिटिंग करवानी है वो गवर्नमेंट के ही मतलब प्रॉपर फुली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे या फिर सिविल सर्विसेज कोड के बिहाफ पर ही जो भी ISPCS मतलब कि जो हमारे अकाउंटेंट और ऑडिटर्स बनते हैं वही हमारे गवर्नमेंट की इस डिपार्टमेंट को, अकाउंटिंग उसकी और ऑडिटिंग को जज करेंगे। मतलब कि इवैल्यूएशन करने के लिए भी हम किसी थर्ड पर्सन को, किसी अदर पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करते, उसके लिए भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो हैं वो हमारे गवर्नमेंट के ही रहेंगे। फंड जो है वो पता ही चल गया कि जितनी भी फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट अपने ट्रेजरी से लेकर के आती है, मतलब कि जितना रेवेन्यू है गवर्नमेंट ने अपनी ट्रेजरी में ऐसे फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे अगर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बनाती है या फिर जो बनी हुई हैं तो उसमें जितना भी फाइनेंस लगेगा तो वो गवर्नमेंट के अपने खाते से लगेगा, अपने बजट से लगेगा, अपने ट्रेजरी से लगेगा, और जो भी उसकी रिमेनिंग इनकम होगी, जो भी बचेगा वो वापस से उस ट्रेजरी में जो है वो वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ईजी फॉर्मेशन, ठीक है ना, ईजी फॉर्मेशन, नो रजिस्ट्रेशन और स्पेशल लॉ इज़ रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पर किसी भी टाइप की ये मेरिट्स हैं हमारे, मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स हैं। इजी फॉर्मेशन मतलब कि कोई भी रजिस्ट्रेशन और स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड नहीं है इस अंडरटेकिंग्स को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये तो अपने आप में ही गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट इसे खुद से इस्टेब्लिश करती है, गवर्नमेंट इसे खुद से क्रिएट करती है। द अंडरटेकिंग इज क्रिएटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व, कि गवर्नमेंट के एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के बाद, प्रॉपर एक ऑर्डर के बाद जो है ऐसे मिनिस्ट्रीज जो हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं, तो इसलिए इनको लीगल और स्पेशल अथॉरिटी की या फिर किसी भी टाइप के फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बात करें डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, मैंने बताया कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर जो कंट्रोल है, जो ओवरऑल कंट्रोल है वो फुली गवर्नमेंट का ही रहता है, मतलब कि किसी भी टाइप के, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मतलब चाहे वो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट हो चाहे वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट हो, इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट ही अपना इंटरफेरेंस कर सकती है और पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो भी गवर्नमेंट ही कर सकती है। कोई और थर्ड पार्टी या फिर कोई और थर्ड पर्सन आकर के इस डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब कि इसमें अगर हम बात करें कि 100% जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, इसमें 51% और 49% का कुछ रेशियो नहीं रहता। हालांकि अभी रिसेंट डेज में कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन फिर भी जो कंट्रोलिंग है, जो मैनेजिंग है या फिर जो फुल्ली कंट्रोल है वो भी गवर्नमेंट का ही रहेगा। आने वाले टाइम में जब गवर्नमेंट जो है वो बर्डन फील करेगी या फिर फील होता है तो मे भी हो सकता है कि कुछ पार्ट्स जो हैं वो प्राइवेटाइज हो जाएं, कुछ चीज़ें जो हैं वो प्राइवेटाइज हो जाएं इफ़ेक्टिव उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर एक इफ़ेक्टिव उसके मैनेजमेंट के लिए। फिर भी जो कंट्रोल है, जो ऑनरशिप है, जो फुल्ली उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट की रहेंगी। तो यहाँ पर फॉर्मेशन बहुत इजी होता है और जितना भी ओवरऑल कंट्रोल है वो हमारा जो है गवर्नमेंट का रहता है। थर्ड अगर हम बात करें कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, अब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से क्या मतलब है यहाँ पर, देयर इज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन द अंडरटेकिंग, मतलब यहाँ पर जितना भी कंट्रोल होता है वो
पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है। सच कंट्रोल कीप द मैनेजमेंट अलर्ट। इसमें मतलब कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि जो भी डिपार्टमेंट बनाने के लिए जिस मिनिस्ट्री को गठित किया गया है, जिस मिनिस्ट्री को बनाया गया है, जिस मिनिस्ट्री को प्रिपेयर किया गया है, तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी टाइप की कुछ भी निगेटिव इम्पैक्ट्स रहते हैं या फिर कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो इसके लिए आंसरेबल जो है वो गवर्नमेंट रहती है, मतलब कि हमारी पब्लिक फॉर्म्स रहते हैं। तो यहाँ पर देयर इज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन द अंडरटेकिंग। इसलिए यहाँ पर जितना भी कंट्रोल है, जितने भी कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं, जो भी इनकी रनिंग प्रोसीजर्स होते हैं, तो ओवरऑल वो जो है वो पहले एक पार्लियामेंट्री एक मीटिंग्स होती हैं, मतलब कि मीटिंग्स में, और उस मीटिंग्स में जो है वो ये सब कुछ प्रिपेयर किया जाता है कि कैसे करना है, कब क्या करना है। मतलब जो ओवरऑल प्लानिंग है वो हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग्स में ही मतलब कि फिक्स की जाती हैं, डिसाइड की जाती हैं। क्योंकि अगर भी किसी भी टाइप का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहते हैं, कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लिए जाते हैं या फिर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को, मतलब कि पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी, इट मीन्स कि गवर्नमेंट को ही उसके लिए जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पार्ट किसका है, गवर्नमेंट का पार्ट है। तो इसलिए मतलब कि किसी भी टाइप की अनएथिकल या फिर अलग तो कुछ बिहेवियर्स ना हो, या फिर गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से अकाउंटेबल हो पाए, इसलिए उसकी जो पूरी जो मीटिंग्स हैं वो पार्लियामेंट में की जाती हैं और गवर्नमेंट इसके लिए अकाउंटेबल रहती भी है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर यूज़ ऑफ मनी। द रिस्क ऑफ पब्लिक मनी इज़ मिनिमाइज ड्यू टू स्ट्रिक्ट बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। मतलब कि देखो, अगर गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, मैंने कहा कि गवर्नमेंट जो है अपने ट्रेजरी से इसमें पैसा लगाती है, गवर्नमेंट जो है अपनी ट्रेजरी से इसमें पैसा लगाती है, और पैसा लगाने के बाद जो भी रेवेन्यू बचता है, जितना भी रेवेन्यू इसकी जो इनकम होती है जो उसने अर्न किया है, वो वापस से उस ट्रेजरी में चला जाता है। तो यहाँ पर जो मनी है उसका प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है। द रिस्क ऑफ पब्लिक मनी इज़ मिनिमाइज ड्यू टू स्ट्रिक्ट बजट। अब गवर्नमेंट जो है वो इस बात से बचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट की जो फिक्स्ड हैं या फिर जो रिजर्व हैं उसका मिसयूज़ ना हो जाए। उसके लिए बजटिंग, अकाउंटिंग और ऑडिट जो होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली किया जाता है। मैंने फीचर्स में पढ़ाया था कि इनकी जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो होती हैं वो एज़ पर द बिहाफ ऑफ या फिर इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट रहती हैं, कि किसी भी टाइप की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में किसी भी टाइप की मिस्टेक्स ना हो। इसलिए जो भी वहाँ पर अकाउंटेंट और ऑडिटर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर गवर्नमेंट के पूरे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पर की जाती है। तो इसलिए मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है इन सब चीज़ों का। एड टू पब्लिक रेवेन्यू। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हेल्प टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू बिकॉज देयर अर्निंग आर डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। अब पब्लिक रेवेन्यू जो मतलब कि जो हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है कि जो हमारी गवर्नमेंट रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो जाए। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीमेंट जो है या फिर जो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट एज अ रिजर्व रखती है अपने ट्रेजरी में। मतलब कि इन डिपार्टमेंट से या फिर इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से जितना भी प्रॉफिट होगा वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मतलब या फिर ये कहें कि हमारी पूरी कंट्री की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। क्योंकि जितना ज़्यादा फंड हमारे ट्रेजरी में रहेगा उसे वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी में काउंट होता है और वो भी फाइनेंशियल पोजीशन को जज करता है। नेक्स्ट हमारा लिमिटेशन की अगर हम बात करें कि क्या क्या लिमिटेशंस रहती हैं, तो लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा ये है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बहुत ही रिजिड होता है, मतलब गवर्नमेंट अपने तरीके से चलाती है और चलाने की वजह से क्या होता है कि पुरानी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। जैसे रेलवे की बात करूँ और मेट्रो की बात करूँ तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि रेलवे अभी पुराने ढर्रों पर ही चल रही है, पुराने पाथ पर ही चल रही है और मेट्रो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो गई है। लेक ऑफ मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ को वो काम करेंगे या तो भी सैलरी मिलेगी, नहीं करेंगे तो भी सैलरी मिलेगी। मतलब कि वो परमानेंट एम्प्लॉय हैं, उनके लिए कोई टारगेट बेस्ड जॉब नहीं होती, उनको काम करना ही है और उनको उस हिसाब से सैलरी मिलती है। थर्ड अगर हम बात करें रेड टेपिज्म की, जिसे हम बोलते हैं कि रूढ़िवादी थोड़ा सा, तो एक्सेसिव फॉर्मेलिटी एंड रूटीन रिक्वायर्ड बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी टेकन एंड स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़। मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो रहती हैं कि सब लोग अपनी पावर का कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ को जो है वो फॉलो किया जाता है।
तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट मतलब कि जो भी एक्शंस वगैरह लिए जाते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्टली लिए जाते हैं और सबको थोड़ा सा अपनी पावर को सेव करने के लिए, पावर को बचाने के लिए थोड़ा सा ऐसा डर रहता है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है ना वो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन नहीं मिलेगी, या फिर ये कहूँ कि मोटिवेशन और डिमोटिवेशन का वहाँ पर पैनल नहीं रहेगा कि अगर एम्प्लॉयज़ ने अच्छा काम किया तो उनको और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दो, या फिर एक्स्ट्रा उनकी जो भी है करो, उनके साथ में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव चीज़ों को, वाइब्स को उनकी क्रिएट करो। और अगर वो अच्छा काम नहीं करते हैं तो उनकी सैलरी रिड्यूस होनी चाहिए, उनको डिमोटिवेशन भी समझ में आना चाहिए कि हाँ हमने अच्छा काम नहीं किया इसलिए हमारी सैलरी जो है काट ली गई, या फिर हमको रिवॉर्ड्स नहीं मिला, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग एक अच्छे पैनल को, एक अच्छे एग्जाम को क्रैक करके आते हैं, और क्रैक करने के बाद आने के बाद उनकी जो जॉब होती है वो सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस पहले बहुत मेहनत किया हुआ है। तो यहाँ इस वजह से जब मोटिवेशन डिमोटिवेशन का यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं होता तो जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो थोड़े इनएफिशिएंट हो जाते हैं, मतलब कि वो भी थोड़ा लेथर्जी, हैस्टी सा सोचने लग जाते हैं कि बस जो है चल रहा है चलने दो। इनसेंसिटिव टू नीड ऑफ कंज्यूमर, इनसेंसिटिव टू नीड ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब यहाँ पर जो कंज्यूमर्स की नीड है उसको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, मैं बात करूँगी रेलवे डिपार्टमेंट की, तो सबसे ज़्यादा रिजिड और सबसे ज़्यादा लेथर्जिक वे में अभी भी रेलवे डिपार्टमेंट है। अगर इंडियन रेलवे की बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इम्प्रूव की जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उसकी बहुत ज़्यादा नीड है, लेकिन उसको इम्प्रूव नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये जो है मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। कोई भी एम्प्लॉई जो है या फिर कोई भी नंबर ऑफ मतलब कि कोई भी पर्सन जो है वो अपनी तरीके से वर्कआउट नहीं कर सकता, उसके लिए पूरा मिनिस्ट्री बैठेगी, वहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर कंज्यूमर की नीड को इग्नोर कर दिया जाता है, अगर कहें बात करें तो।